Okay, so let me start with important compounds of carbon family. Important compounds of carbon family. कार्बन फैमिली के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे बेटा। देखो बेटा, कार्बन फैमिली के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में सबसे पहली बात हमारे पास आती है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड्स, देखो बेटा, कार्बन के दो ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला ऑक्साइड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पहला ऑक्साइड है। हालांकि बेटा इनमें से थोड़े क्वेश्चन पेपर्स में कम पूछे जाते हैं, येट फिर भी हमें करना तो है ही है, तो कर रहे हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड की पहली बात होगी हमारे पास प्रेपरेशन, कि हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए हम रेड हॉट कोक को हीट करते हैं in limited supply of oxygen. The coke is heated in the limited supply of oxygen. अगर supply of oxygen limited होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, लेकिन अगर इसमें supply of oxygen ज्यादा कर दिया आपने तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में इसको करना होता है। ये तो जनरल तरीका है बनाने का, लेकिन जनरली हम इससे बनाते नहीं, बिकॉज ये कंबशन है एक तरह से, तो इससे हम बनाते नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो प्रेपरेशन है वो किन किन मेथड से होता है? सबसे पहले होता है बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल, बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल, बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल विद कार्बन। ठीक, जो हैवी मेटल है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनके ऑक्साइड को लिया, ठीक, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको ले लिया और कोक के साथ हीट कर दिया। कोक के साथ हीट किया तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगी, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेपरेशन की जा सकती है। जैसे बेटा कोई भी हैवी मेटल का ऑक्साइड, जैसे आयरन का ऑक्साइड लिया, कार्बन के साथ हीट किया, अगेन कार्बन के साथ अगर इसको हीट करेंगे तो हमारे पास फिर से आयरन जो है वो निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। सो ये तरीका है, लेकिन इस तरीके से भी हम छुटपुट कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। अगर लार्ज स्केल प्रेपरेशन देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी लैब प्रेपरेशन, पहले हम बोलेंगे लैब प्रेपरेशन, लेबोरेटरी की प्रेपरेशन, कि लेबोरेटरी में हम कैसे बनाएंगे बेटे, वो हो गई लैब प्रेपरेशन। बेटे लैब प्रेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेट करते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, बाय डिहाइड्रेट फॉर्मिक एसिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मिक एसिड? बेटे एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जैसे HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, दिस इज फॉर्मिक एसिड। और इस पे बेटे, इस फॉर्मिक एसिड पे हम H2SO4 डालेंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और वो भी कैसा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम डालेंगे, ठीक। और कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी एसिड जो होता है, खास करके सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे सारे एसिड दे एब्सॉर्ब वाटर, जिस भी कंपाउंड में डालेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे बेटा कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिड जब आपके स्किन पे गिरता है तो जलाता क्यों है? व्हाई एसिड बर्न्स? जब आपके स्किन पे गिरता जलाता क्यों है? इट्स वेरी सिंपल, ये वाटर एब्सॉर्ब करेगा स्किन से। क्या करेगा? वाटर को एब्सॉर्ब करेगा स्किन से, ठीक। इस तरह से वाटर जब एब्सॉर्ब होगा तो हमें जलन की फीलिंग्स ही होती है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहां से भी वाटर निकालोगे, अगर वाटर निकाल लिया तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर जो यहां से निकला, वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय H2SO4। इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हम इससे बना सकते हैं।
So this is how we can form carbon monoxide out of this. ठीक है जी। इसी तरह से बेटे अगर लार्ज स्केल प्रिपरेशन की बात करें, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, अगली बात है लार्ज स्केल प्रिपरेशन। देखो बेटे लार्ज स्केल प्रिपरेशन की बात करें तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं बेटा, रेड हॉट कोक लेते हैं। वी टेक रेड हॉट कोक और इसके ऊपर से पास ऑन करते हैं सुपर हीटेड स्टीम। हम लोग रेड हॉट कोक लेते हैं और इसके ऊपर से पास ऑन करते हैं सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम को पास ऑन करते हैं ओवर रेड हॉट कोक। ठीक है जी। तो होता क्या है, ये जो ऑप्शन है इसका जुड़ के क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में देगा हाइड्रोजन। सो दिस रिएक्शन, इसमें ये जो बना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस। इसको वाटर गैस कह देते हैं। ठीक है जी, इसको वाटर गैस कहते हैं। और इस रिएक्शन को बेटा लोग हम कोल गैसिफिकेशन का नाम देते हैं। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज कोल गैसिफिकेशन। हमने कोल को गैस में कन्वर्ट किया, कोल गैसिफिकेशन। अब इसकी हम कर लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। ठीक, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कई लोग वाटर गैस को ही सिन गैस में बोल देते हैं। यहां तक कि आपके एनसीईआरटी जो है वो भी बेटे इस वाटर गैस को सिन गैस लिखती है। वो भी बेटे इस वाटर गैस को सिन गैस लिखती है। पर मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहूंगा, एक्चुअली ये गलत होता है। सिन गैस जो होता है, सिन गैस वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 हाइड्रोजन। बेसिकली हम ये बोले वाटर गैस विद हाइड्रोजन is actually called as syn gas. Water gas plus hydrogen. But क्योंकि एनसीईआरटी वाटर गैस को सिन गैस बोल देती है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन गिवन। क्वेश्चन में अगर ये और ये दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो ऑब्वियसली ये होगा, अगर ये ऑप्शन ही नहीं दिया तो ये होगा, ऑब्वियसली बात हो गई। ठीक, सिन गैस का मतलब होता है सिंथेटिक गैस। इससे बहुत चीजें हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बेटा, इसलिए इसको सिन गैस बोलते हैं। यहीं पर हमें एक और बात समझनी है, एक होती प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसको प्रोड्यूसर गैस हम बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस। गॉट इट और नॉट? तो कहने का मतलब ये हो जाता है बेटा कि हम यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना रहे हैं, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन किया बाय रेड हॉट कोक के ऊपर से सुपर हीटेड स्टीम। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर हीटेड स्टीम? जिसका टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको पास ऑन करवाने से वाटर गैस बनेगी, जिसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग किया जा सकता है। बोलो बेटा, प्रिपरेशन से समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना, यस और नो। यस सर। सो दिस वाज preparation of carbon monoxide. अब बेटा प्रेपरेशन के बाद अगली चीज क्या पढ़ी जाती है? ऑब्वियसली स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। सो नेक्स्ट बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगली बात हमारे पास आएगी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सी, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के वैलेंस शेल में होते 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। ऑक्सीजन को सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब इससे आपके पास ऑक्सीजन के जो ऑक्टेट है ऑक्सीजन का वो तो कंप्लीट हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास तो 8 हो गए। बट क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? कार्बन में 1 2 3 4 5 6,
6 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो यूज हुए, ये 2 बॉन्ड तो थे ही, ये 2 बॉन्ड तो थे ही। ऑक्सीजन अपने पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे पास ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह से अब कार्बन के आसपास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हुआ करता है। क्योंकि बेटे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आजकल हम नहीं मान के चलते, तो कई बार आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में यहां नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी लिख दिया जा सकता है। सो दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, ठीक है जी। बट ज्यादातर क्योंकि चार्ज की सेपरेशन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कम करती है, तो हम इसको ऐसे शो करते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फटाफट से बोलो, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। स्वाति जी, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके, देखो बेटा अगली बात, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है दैट इज कलरलेस, कलरलेस, ओडरलेस, कलरलेस, ओडरलेस, ठीक, एंड ऑब्वियसली टेस्टलेस गैस, टेस्टलेस गैस, स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल है वाटर में, स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, टेस्टलेस गैस है, और वो भी स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बेटा इट हैज पॉइजनस नेचर, पॉइजनस नेचर। अब पॉइजनस नेचर क्यों होता है? पॉइजनस नेचर क्यों होता है? बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बेटे हमारी हीमोग्लोबिन के साथ, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, उसके साथ जुड़ के कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। बेटे कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनने की वजह से पुत्र ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक। सो इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, तो ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो हम मर जाएंगे बेटा, दम घुट के मर जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जुड़ गया है, ये जुड़ने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का बॉन्ड नहीं कर पाएगी, तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उस वजह से बेटे हम मर जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ विच एक्सफाइसिएशन एक्सफाइसिएशन, ठीक, इसको लिख सकते हैं, टेक्स प्लेस। एक्सफाइसिएशन मतलब दम घुट के मर जाना, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें दम घुट के बंदा मर सकता है, एक्सफाइसिएशन हो सकती है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बना है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, क्लियर, यानी कैरी नहीं कर पा, ठीक। इसका जो एंटीडोट होता है, एंटीडोट, अगर ये पॉइजनिंग हो जाए तो हम बचाएं कैसे? इसका एंटीडोट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का एंटीडोट, बेटे बहुत बार ये पेपर कंपटीशन में आ चुका है, ठीक, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है। वो एंटीडोट होता है कार्बोजन,
एंटीडोट इज कार्बोजन। अब कार्बोजन क्या होता है? जो ऑक्सीजन चढ़ती ना बेटा हॉस्पिटल्स में, ठीक, कार्बोजन में 95% तक ऑक्सीजन होती है और 5% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन पार्ट है बेटा वो क्या करता है, वो इस कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी और हीमोग्लोबिन को अलग कर देगी बेटा, हीमोग्लोबिन को अलग कर देगी। ठीक है बच्चे, क्लियर? हालांकि ये भी आपस में मिक्स हो जाते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब यह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो जाएगी एंड दैट कैन कैरी ऑक्सीजन, और जिससे सांस आना शुरू हो जाएगा, बंदा बच सकता है। क्लियर? तो इसको हम ट्रेचरस पॉइजन कहते हैं। ट्रेचरस या डिसेप्टिव पॉइजन। ट्रेचरस या डिसेप्टिव पॉइजन का मतलब जिसका पता ना चले, क्योंकि देखो बेटे ये ओडरलेस गैस है, कोई स्मेल तो है नहीं, ठीक है, कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, टेस्टलेस गैस है। नीदर इट इज कलरफुल नॉर इट हैज सम ऑर्डर, ना ही इसका कोई क्या है, टेस्ट है। तो इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। क्योंकि ये कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस होती है, उसका पता ही नहीं चलता है। और जब पता ही नहीं चलेगा तो हमें जब दम घुटना शुरू होगा, हमें समझ नहीं आएगा क्यों हो रहा है। ठीक, तो बेसिकली इट इज अ ट्रेचरस और डिसेप्टिव पॉइजन, जिसके बारे में हमें समझ नहीं आता कि किस वजह से हो रहा है। सो इट इज अ ट्रेचरस पॉइजन, इट इज कॉल्ड एज ट्रेचरस पॉइजन। बोलो बेटे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलिएगा। एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. बोलो। सर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, CO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तब कार्बन अमाइनो बनाएगा। हाँ बेटे देखो, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी कोई इसमें गलती नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। और यहाँ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर सर ने क्यों लिखा है ये समझना थोड़ा सा। ठीक, कई बार हमारी नॉलेज जहां पे खत्म होती है ना सर की, वहां शुरू होती है। ठीक है ना बच्चे? तो थोड़ी बार, कई बार हमें पता नहीं होता, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं, पर कोई बात नहीं, आई विल मेक यू लर्न। देखो बेटे, कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी हीमोग्लोबिन से मिलता है, डेफिनेटली फर्स्ट टर्म में हमारे पास बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें कोई शक नहीं होता कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। बट बेटे हम सांस तब भी ले रहे होते हैं, और जब सांस ले रहे होते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो इसके साथ रिएक्ट करके इसको किसमें चेंज करती है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन में। सो मेरे प्यारे बच्चे, प्रोडक्ट तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन ही बनता है, जिसमें कि एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दैट ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। बोल बेटे, समझ में आया अभी क्यों लिखा सर ने कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन? यस सर। ठीक, तो क्या है, मैं ऐसा नहीं बोलता, अच्छा किया तुमने ये पूछ लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें शायद कंफ्यूज हो जाते। तो ठीक है, इट इज नाउ वेरी क्लियर कि हमेशा ये तो पक्का है कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन क्योंकि हम सांस साथ में लेते रहते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन ही रहता है। और इसीलिए जब कार्बोजन बेटे हम और पास करते हैं, बचा खुचा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इजीली रिलीज हो सकती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की फिर से रिस्टोर हो जाती है। एम आई क्लियर नवदीप बेटे? यस सर। ओके, ठीक, तो एनी हाउ किसी को और कोई डाउट हो वो पूछ सकता है। ओके, चलिए आगे चलते बेटा। अब ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज, रादर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो बेटा, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन रखता है, जबकि आपको अच्छे से पता है कि कार्बन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होती है। ऑब्वियसली वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही होती है। एंड इट हैज टेंडेंसी टू चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन +4 स्टेट, अगर थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन मिले तो। इसलिए हम ये बोल सकते हैं ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और दे सकता है। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आई बात बेटा? और मेटलर्जी में हम इसी के रिड्यूसिंग नेचर को यूज भी करते हैं। जैसे जैसे मान लो मेटलर्जी होती है मेटल्स को बाहर निकालना फ्रॉम देयर ओर्स। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चे, मान लो आयरन का ऑक्साइड था, मैंने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर देना है, क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इससे ऑक्सीजन ले लेगा और बन जाएगा आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो यहां से आयरन इजीली मिल जाया करता है बेटा। इसी तरह से आयरन का ओर तो ये भी हो सकता है Fe2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते ही आयरन में चेंज होगा और बेटे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगी। दिस कैन आल्सो बी गिवन लाइक दैट। और इसी तरह से जिंक ऑक्साइड में हमारे पास अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते हो ये ऑक्सीजन इसका जुड़ेगी, जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। सो इट्स अ वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। Sir, muted. So it's a well known reducing agent in metallurgy. ठीक, जगह जगह पे यूज होता है। अगली बात यह है कि इट बर्न्स विद ब्लू एजेड फ्लेम। अगर मैं इसको जलाता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूं, तो होगा क्या? होगा इट बर्न्स विद ब्लू एज फ्लेम। burns with blue edged flame। ठीक बेटे, ये एक्चुअली टेस्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक, दिस इज एक्चुअली टेस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे बेटा देखो, कभी स्टील सुना होगा, स्टील। ठीक, स्टील किससे बनता है? आयरन से बनता है, हमें मालूम है। ठीक, तरह तरह के स्टील होते हैं, स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, मैग्नीशियम वाला स्टील होता है। ठीक, इसी तरह से कई तरह के मैंगनीज वाला स्टील होता है। ठीक, तो कई तरह के स्टील हमारे पास होते हैं। स्टील बनाते कैसे? देखो बेटा, स्टील में हम आयरन को लेते हैं, ठीक, और ऐसे वेसल्स में लेते हैं बेटा, बड़े बड़े वेसल्स में लेते हैं और उसको मेल्ट करते हैं। उसको मेल्ट करते हैं, आयरन लेकर के उसको मेल्ट करते हैं। आयरन में सबसे बड़ी इंप्योरिटी जो होती है वो कार्बन की होती है। आयरन में सबसे बड़ी इंप्योरिटी क्या होती है? कार्बन की। क्योंकि जब मैं आपको सिखाऊंगा ना कभी इसको, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, तो आप देखेंगे उसमें सबसे बड़ी इंप्योरिटी कार्बन की आती है। तो कार्बन की इंप्योरिटी को कम करने के लिए हम उसको थोड़ा हीट करते, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होता है। समझ में आई बात? अब जब हम उसको मेल्ट करेंगे, एक वेसल में डाल के मेल्ट करेंगे, तो उसमें कार्बन रहता है। हम बहुत धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन डालते हैं, ठीक, अंदर डालते हैं ऑक्सीजन। इसको बेसिमराइजेशन कहते हैं। देखो, ऐसे एक पेयर शेप कंटेनर रहता है, इसमें इस तरह का एक पेयर शेप कंटेनर होता है बेटा जी। इस पेयर शेप कंटेनर के ऊपर ऐसे करके हम एक लाइनिंग लगा देते, लाइन की लाइनिंग। ठीक, वो आगे बताऊंगा, फ्लक्स वगैरह जो होता है। इसमें हमने आयरन रख दिया, मोल्टन आयरन। स्टील बना रहे हैं हम लोग, मोल्टन आयरन, ठीक है।
बेटे इसके बीच में ना यहाँ पे एक इस तरह की अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर ब्लो होल्स होते हैं। इन ब्लो होल्स के थ्रू हम इसमें ऑक्सीजन डालते हैं। इन ब्लो होल्स के थ्रू हम इसमें ऑक्सीजन डालते हैं। तो जैसे आपके पास आयरन के अंदर जो कार्बन की इंप्योरिटी होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है बेटा, और आयरन मेल्ट भी कर जाता है इतने टाइम में। अब हम जो भी डिजायर्ड चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लो स्टेनलेस स्टील बनाना है तो हमने यहाँ पे क्रोमियम एंड निकल डाल देना है, ठीक, उसको इसमें डाल देना है। ये पियर शेप कंटेनर जो है घूमता रहता गोल 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 घूमता रहता है ताकि इवन मिक्सिंग होती रहे। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है यहां आई, और ऊपर इसको ऑक्सीजन की बहुत यू कैन से अबंडेंस मिलेगी। ये ऑक्सीजन के साथ जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहां पे बेटे ब्लू फ्लेम हमें दिखती रहती है। जब तक हमें ब्लू फ्लेम दिखती है इसका मतलब होता है कि अभी कार्बन की इंप्योरिटीज हैं। आफ्टर सम टाइम ये ब्लू फ्लेम डाई कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब ये ब्लू फ्लेम डाई कर जाएगी, अब आप इस कंटेनर को उल्टा करेंगे, अब उसमें इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो चुकी है, कार्बन की इंप्योरिटी खत्म हो चुकी है, ये इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, और फिर इसको हम बाहर निकाल के स्टील के तौर पे ठंडा कर लेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें मेन चीज कहां से हमें समझ में आया कि भाई अब हमारे को निकाल लेना चाहिए इसको? कहां से समझ में आया कि अब हमें इसको आयरन को बाहर निकाल लेना चाहिए? बेटे हमें समझ में आया फ्लेम से। तो वो तभी बोला इट बर्न्स विद ब्लू एज फ्लेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी कि ब्लू एज फ्लेम के साथ रिएक्ट करता है, ब्लू जलता है राजा, ठीक। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है अगर ये क्लोरीन से रिएक्ट करे, रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, बेटे ये क्लोरीन इसका एज इट इज जुड़ जाएगी बिकॉज देयर इज लोन पेयर्स, तो COCl बनता है बेटा, which is called as phosgene, and phosgene is also a highly poisonous gas। तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बहुत ही पॉइजनस गैस जिसको फॉस्जीन कहते हैं, ये बनाता है COCl2 इज फॉस्जीन। मेरे प्यारे बच्चों, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी कभी हुई थी, ठीक, 1984 में इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यानी भोपाल में गैस लीक हो गई थी बेटा एक फर्टिलाइजर कंपनी से, ठीक, और वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक। ये फर्टिलाइजर कंपनी से गैस रिलीज हुई थी बेटा, समझ में आई बात? और उसकी वजह से भोपाल में 2 लाख से ऊपर लोग मर गए थे। पर क्यों मरे थे? क्योंकि ये मिथाइल आइसोसाइनेट जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है इट गिव्स फॉस्जीन, और कैजुअलिटी जो थी वो फॉस्जीन की वजह से ही थी। मरते जो थे वो फॉस्जीन की वजह से ही थे, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से नहीं। वो तो आगे वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होके फॉस्जीन बनाता था, और फॉस्जीन हाईली पॉइजनस गैस होती है। सो दिस गैस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कैजुअलिटीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 क्वेश्चंस को अलग रखना। अगर तुमसे पूछें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक। और अगर बोले कैजुअलिटीज किसकी वजह से हुई थी, तो कहना कैजुअलिटीज हुई फॉस्जीन की वजह से, ठीक। क्यों? क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट हाइड्रोलाइज होकर के फॉस्जीन वन ऑफ द प्रोडक्ट देती है विच इज अ हाईली पॉइजनस गैस। बट यहां इट कैन बी आल्सो फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? नाउ as it is a strong reducing agent also, ठीक, और मोर ओवर मेटल्स के साथ, हैवी मेटल के साथ इट कैन रिएक्ट टू गिव कार्बोनाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। with heavy metals, with heavy metals
reacts to give with heavy metal reacts to give carbonyls. With heavy metal reacts to give carbonyls. जैसे निकल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करवाएंगे तो निकल का कार्बोनाइल बनाएंगे। जैसे बेटा अगर आपका आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन का कार्बोनाइल बनाएंगे। ठीक, क्लियर बेटे? बेटा ये जो होता है निकल कार्बोनाइल दैट इज यूज्ड इन मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस, हालांकि ये प्रोसेस मैं आपको मेटलर्जी में करवाऊंगा, बट मैं बता देता हूं, निकल को हाईली प्योरीफाई करने के लिए, निकल को बहुत ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए, निकल एक स्ट्रेटेजिक मेटल भी है बेटा, बड़ी जगह यूज होता है, एरोप्लेन्स वगैरह वगैरह बहुत जगह यूज होता है। तो हम निकल को हाईली प्योर करने के लिए क्या करते हैं, निकल को पहले का जो इम्प्योर निकल है, इम्प्योर निकल, उसको रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से और क्या बनाते हैं, निकल कार्बोनाइल। ये बेटा वॉलेटाइल कंपाउंड होता है, दिस इज वॉलेटाइल कंपाउंड। ठीक, तो ये उड़ जाता है, उड़ता हम इसको ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं, इंप्योरिटीज नीचे रह जाएंगी और ये ऊपर उड़ जाएगा, हम ऊपर इसको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, जैसे उड़ेगा ऊपर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिसमें इकट्ठा हो जाए। अब क्या होगा, ये वॉलेटाइल भी है और ये अनस्टेबल भी होता है, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल, सो वॉलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इकट्ठा करने के बाद खूब ज्यादा हीट करेंगे स्ट्रांगली, तो निकल अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो उड़ गई, निकल हाईली प्योर आ जाता है। So this is called as Mond's process. For purification of nickel, this is called as Mond's process for purification of nickel. तो बेटा यहाँ पे ये बहुत इजीली यूज होता है Mond's process पे। Any doubts? No, sir. One more thing. कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर अभी तुम देखे तो उसमें लोन पेयर था, कार्बन के ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर भी। तो बेटा ये यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा। ठीक सर, ऑक्सीजन से बेटा, ऑक्सीजन से कम डोनेट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है ना। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने से ये यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा, सो इट इज अ डोनेटिंग स्पीशीज। इट इज अ डोनेटिंग स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, जिनको फ्यूचर में हम पढ़ते हुए बोलेंगे लाइगेंड्स। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा ना बेटा, तो इसको हम बोलते हैं लाइगेंड। लाइगेंड इज डोनर स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, और ये इलेक्ट्रॉन दे सकती है, सो इट इज अ डोनर स्पीशीज। ठीक, सो ये लाइगेंड की तरह वर्क करता है। सो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या उसके रिएक्शंस हैं, अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लास्ट बात आएगी यूज। वैसे तो मैंने यूज साथ साथ में बताने की कोशिश की थी, बट येट यूजेस, देखो पहला यूज तो हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इन मेटलर्जी। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। मेटलर्जी होती बेटा मेटल्स को अपने ओर में से बाहर निकालना, जिसे आयरन को निकालने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज। ठीक, ऐसे ही मॉन्स प्रोसेस में यूज होता है, यूज्ड इन मॉन्स प्रोसेस, यूज्ड इन मॉन्स प्रोसेस। बेटा मॉन्स प्रोसेस में, मॉन्स प्रोसेस है निकल को हाईली प्योरीफाई करने के लिए, तो इट इज यूज्ड फॉर मॉन्स प्रोसेस। अगली बात, यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, used for production of, used for production of, number 1 water gas,
Number 2, producer gas. That is carbon monoxide and nitrogen. ठीक. Number 3, syn gas. ठीक है जी, syn gas. हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं, कई लोग वाटर गैस को ही syn gas लिख देते हैं बेटा, तो वो घबराने वाली बात नहीं होती है. सो वाटर गैस, syn gas ऐसी गैस ये बनाने के काम आता है, जो इंडस्ट्रियल फ्यूल भी होते हैं और बहुत जगह यूज भी होते हैं. ठीक है जी. और जो आयरन कार्बोनिल बनाते हैं वो वीडियो टेप्स में यूज होता है. आयरन कार्बोनिल फॉर्म is used in video tapes. वीडियो टेप्स. चलो अब मुझे फटाफट से बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, उसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और वो क्या यूज देता है. ये सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? यस और नो क्विकली बताने का. Yes, sir. स्वाति जी आपका यस नो नहीं आया अभी तक मेरे पास. Yes, sir. ओके ओके आ गया बेटा. ओके तो ये तो था बेटा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड. ऐसे ही एक दूसरा कंपाउंड हमारे पास रहेगा कार्बन का. बचपन से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं. ठीक. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगली बात है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है जी. बेटे व्हेन यू टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर 0.033%. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 0.033% के करीब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. जब हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे तो बेटा प्रेपरेशन जो होती है वो कोई भी कार्बोनेट लेकर के हीट कर सकते हैं. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लें और वो हीट करें तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. बट माइंड इट, यहां कार्बोनेट जो होना चाहिए वो बेटा हीट से डीकंपोज भी होना चाहिए. Many carbonates are there which are not, you can say, heat से decompose नहीं होते, which cannot be decomposed by heating. हमारे पास सिर्फ वही होते हैं जो decompose हो. सर फिर कौन से होते होंगे? यहां पे हम यूज कर सकते हैं या तो लिथियम कार्बोनेट, या यूज कर सकते हैं बेरिलियम कार्बोनेट, या यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, या यूज कर सकते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट. बस. ठीक. These are unstable to heat. These are unstable to heat. ये डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है जी. सर क्या हम सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. इट इज स्टेबल टू हीट. तो आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? ठीक. आप तो रट्टा मरवा रहे हो, तो रट्टा मत मरवाओ, कोई कॉन्सेप्ट बताओ ताकि हमें पता चल सके कि सोडियम कार्बोनेट इज स्टेबल टू हीट. ये नहीं टूटता भाई, इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती. जबकि ये कैसा है? ये अनस्टेबल टू हीट है. इसको तोड़ने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. देखो बेटे, प्लस वन में एक चैप्टर था एस ब्लॉक. एस ब्लॉक में ये बताया जाता है दो तरह के होते हैं. एक होते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरे होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक. अल्कली मेटल्स और दूसरे होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है जी. बेटे जब हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं कौन कौन से होते हैं? ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप, वो आप
फ्रांसियम लिखते नहीं हो, रेडियो एक्टिव होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं बे, गम, का, सर, बड़ा। रेडियम हम लिख नहीं रहे, ठीक। देखो बेटे +1 में हम ये पढ़ाते हैं, जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो लिथियम फॉर्म्स मोनो ऑक्साइड, लिथियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड and others form super oxides, other form super oxides। यानी लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, उसका मोनोऑक्साइड स्टेबल होता है, जबकि सोडियम का ज्यादा स्टेबल परऑक्साइड होता है, इसलिए मोनोऑक्साइड ज्यादा स्टेबल नहीं बनाता, बना सकता है पर ज्यादा स्टेबल नहीं, ज्यादा स्टेबल ये परऑक्साइड बना सकता है और बाकी सारे सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। अब देखो बेटे, मैंने अगर लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो उसमें लिथियम का मोनो ऑक्साइड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है। तो ये बना लिथियम मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड। और बेटे लिथियम का स्टेबल ही क्या है, मोनोऑक्साइड। सो लिथियम कार्बोनेट ब्रेक्स up into its stable oxide। लिथियम कार्बोनेट जो है, ठीक, वो अपने स्टेबल ऑक्साइड में टूटता है, इसलिए आसानी से टूट सकता है। जबकि इसकी जगह अगर मैं सोडियम कार्बोनेट लेता, रिएक्शन तो यही होता, हीट करते तो Na2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनेगा सोडियम मोनोऑक्साइड। ये क्या बना, सोडियम मोनोऑक्साइड। जबकि सोडियम का कौन सा स्टेबल है भाई, परऑक्साइड, तो इट इज नॉट सो स्टेबल। कहने का मतलब ये हो गया कि इट विल नॉट ब्रेक इन इट्स स्टेबल ऑक्साइड। देखो बच्चों, लिथियम कार्बोनेट अपने स्टेबल ऑक्साइड में टूटता है तो टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट अपने स्टेबल ऑक्साइड में नहीं टूटता, इसलिए वो आगे नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका ऑक्साइड जो बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, इसलिए ये रिएक्शन आगे नहीं जाता है। जबकि स्टेबल ऑक्साइड बन रहा है तो ये आगे जाएगा, इसलिए लिथियम कार्बोनेट यूज हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट यूज नहीं हो सकता। बोलो क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात ये भी है कि लिथियम कार्बोनेट दो चीजों से मिलकर बना है, लिथियम कार्बोनेट दो चीजों से मिलकर बना है, लिथियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, इनका सॉल्ट है, ठीक। लिथियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है। अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास लिथियम कार्बोनेट बनता है। ये वीक बेस होता है, वीक बेस, और ये वीक एसिड है, तो इट इज सॉल्ट ऑफ अ वीक बेस एंड वीक एसिड। जब दोनों वीक कंपोनेंट है तो सॉल्ट विल नॉट बी स्टेबल, तो इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल सॉल्ट, नॉट अ वेरी स्टेबल सॉल्ट। बहुत अच्छा सॉल्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना है। जबकि अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें, ये बना होगा NaOH एंड कार्बोनिक एसिड से, जहां NaOH नहीं होता है, इस वजह से भी ये स्टेबल है तो टूटता नहीं है, ये अनस्टेबल है टूट जाता है। बोलो क्लियर? सर बीच में ना बोलो आपकी clear वीडियो बताओ। पॉज हो गई थी। वीडियो ही पॉज हो गई थी? यस सर, सर, बीच वीडियो में- पॉज हो गई थी सर। अरे यार, सर आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया था। चलो दोबारा समझाता हूं मैं।
सर ताकि बस आपको लास्ट clear- पॉइंट बता दो, लास्ट पॉइंट पे ही हुई थी सर। हाँ जी, कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता रहा था कि लिथियम कार्बोनेट is the salt of weak acid and weak base. Lithium carbonate is the salt of weak acid and weak base. तो वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट भी जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, जबकि सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद अ वीक एसिड। इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद अ वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होते वीक एसिड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होगा देन दैट ऑफ वीक बेस। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो आसानी से OH दे दे, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो आसानी से OH दे दे। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आसानी से OH दे सकता है, इसलिए इसका सॉल्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो स्टेबल सॉल्ट होगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा। ये अनस्टेबल सॉल्ट होगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। बोलो बेटे, क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, इन दो में से एक रीजन आप दे सकते हैं। सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दे फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, दे फॉर्म मोनोऑक्साइड, जबकि बाकी सारे क्या बनाते हैं? पर ऑक्साइड्स। तो भैया ये टूटा अपने मोनोऑक्साइड में तो इसलिए डिकम्पोज हो सकता है, ये भी अपने मोनोऑक्साइड में, ये भी अपने मोनोऑक्साइड में, तो ये तो टूट सकते हैं, बट स्ट्रोंशियम और बेरियम के कार्बोनेट नहीं टूट सकते क्योंकि वो अपना स्टेबल ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया कि कौन कौन से कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते, कौन से नहीं दे सकते? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, ठीक? ये बतानी किसी ने नहीं है, और कंपटीशन में क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से आना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट कैन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने पढ़ लिया, यहां से मिटा दूं Yes, sir. यस सर। कि ये वाले कार्बोनेट सिर्फ कौन कौन से? लिथियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई भी ले लो और हीट कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी इजीली। और लार्ज स्केल प्रेपरेशन में हम एक्चुअली यही यूज कर लिया करते हैं, ठीक? दूसरी चीज होती बेटा बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट सारे अनस्टेबल है, तो बाइकार्बोनेट को हीट करो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बेटे सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप मीठा सोडा भी बोलते हैं ना भाई, है ना, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं ना, इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। अब जब आप इसको हीट करते हो, अब जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बेटे घर पे इनो होगा, इनो, है ना, इनो ऑन, एसिडिटी गॉन, है ना भाई? क्यों बेटा? इनो में यही होता है, ठीक, यही डाला होता है। तो जब उसको वाटर में डालते हैं, दैट गिव्स अस, उसको तो वाटर में डालते हैं ना, वो NaOH देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं, वो जो एकदम से ऊपर आता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं, ठीक? और NaOH बनता है, तो जब हम उसको पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले अंदर गैसियस, मतलब गैसियस प्रेशर बनाते हैं। उस प्रेशर से आपका वॉल्व खुल जाता है, जिससे बाकी गैस भी बाहर निकल आती है, ठीक? और दूसरी बात, जो NaOH है वो बचे हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इनो ऑन एंड एसिडिटी गॉन। समझ में आई बात? क्लियर? यस सर। इसलिए करता है कि इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पानी में डालने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे स्टमक के अंदर जाएगी, बनेगी, है ना, तो वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आपका वॉल्व खुलेगा, वॉल्व से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आएगी, साथ ही में और गैसेस भी बाहर आएंगी। तो जब आप कभी भी इनो पीते हो तो साथ के साथ आपको बर्फ होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? बड़े बड़े डकार मारते हो भाई। रीजन क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैसेस कमिंग आउट, ठीक?
और फिर NaOH रह गया सोल्यूशन में, वो बचे हुए HCl को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, एसिडिटी खत्म हो जाती है। ये तरीका इनो का। बट हमें यहाँ पे खास बात थी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो बाइकार्बोनेट को हीट करे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम बोलते हैं ना कि मीठा सोडा डालने से केक फ्लफी हो जाता है, इसको बेकिंग सोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि केक को फ्लफी बना देता है। क्यों? जब इसको हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह बाहर जाएगी, तो बीच में छोटे छेद आ जाएंगे, उसी की वजह से फ्लफीनेस हो जाएगी। बोलो, एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटे, हम हीट करके तो ऐसे बना सकते हैं, पर लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं? लैब प्रेपरेशन, लेबोरेटरी की प्रेपरेशन कैसे होती है बेटे? लेबोरेटरी में है भाई, आप में भी दो ओपनिंग होती है, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हो, अंदर तो डालते ही नहीं हो बिल्कुल, यहां से सुना यहां से बाहर, है ना भाई? ऐसी वुल्फ बॉटल होती है, उसमें भी दो ओपनिंग्स होती है। ठीक है जी। अब हम इसमें नीचे रखते हैं सैंड, नीचे हमेशा रखी जाती है सैंड। और सैंड का क्या काम होता है? इट चेक्स फ्रॉथिंग एक्शन, चेक्स फ्रॉथिंग एक्शन, ये फ्रॉथिंग एक्शन चेक करती है, चेक्स फ्रॉथिंग एक्शन। इसके ऊपर हम रखते हैं पीसेस ऑफ मार्बल, ये रखा मार्बल के पीसेस, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऊपर से हम इसमें ड्रॉप करवाएंगे कोई भी एसिड, यहां पे हम किसी फनल की मदद से कोई भी एसिड को ड्रॉप करवाएंगे, जैसे कि H2SO, को ड्रॉप करवा सकते हैं, ही इसके ऊपर हम HCl को ड्रॉप करवा सकते हैं, ऐसे इसके ऊपर HNO3 को ड्रॉप करवा सकते हैं। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर H2SO4 गिरा होगा, बेटे याद रखना मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना। सो दिस वाज अ मेटल विल डिस्प्लेस दिस एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम का सल्फेट प्लस बनेगा बाई कार्बन या कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्टेबल होता नहीं तो फर्दर विल ब्रेक अप इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ। क्लियर? तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल लेंगे, ये गैस की तरह बाहर आएगी, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी होती है, इसलिए कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, वाटर ऊपर जाता रहेगा, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आती रहेगी क्योंकि ये भारी होती है। ठीक है जी। सो इस तरह से बेटे लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है कि हमने यहाँ पे मार्बल चिप्स लिए, मार्बल चिप्स का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उस पे कोई भी एसिड होता है HNO3, H2SO4, HCl, कोई भी एसिड डालेंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन को कैल्शियम डिस्प्लेस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बोलो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन समझ में आती है जी? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी अगली सर, बात आएगी बेटा लार्ज स्केल प्रिपरेशन। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे बोलो। सर फ्रोथिंग एक्शन क्या होता है? बेटा बुलबुलों का बन जाना, बुलबुलों का बन जाना। देख बेटे,
किसी भी ड्रॉपिंग एक्सपेरिमेंट में जब भी ड्रॉपिंग होती है ना ऊपर से, अगर कोई गैस बन रही हो तो जैसे ये ड्रॉप होगा, गैस बनेगी, यहाँ बुलबुले बन जाते हैं, उस बुलबुलों के अंदर गैस फंस जाती है, तो यहां से गैस बाहर आ ही नहीं पाती दोस्त, या बहुत लेट आती है। तो हम इसमें सैंड रखते हैं, सैंड बुलबुले बनने नहीं देती, ताकि गैस उसके अंदर फंसे ना और यहां से जल्दी बाहर जाए। कभी समुद्र किनारे गए हो बेटा नवदीप? Yes, sir. तो कभी गए हो या जिन्होंने देखा हो समुद्र, या चलो टीवी में देखा होगा, मैंने तो टीवी में देखा है, तो क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़ी लहर आती है, लहर आती है तो जैसे लहर आती है बहुत सारे बुलबुले इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक चुटकी के अंदर बुलबुले गायब हो जाते हैं, क्योंकि नीचे सैंड होती है, सैंड उनकी एयर को एब्जॉर्ब कर लेती, बुलबुले बनने नहीं देती। तो यही बात हमारे पास यहाँ पे होती है, चेक्स द फ्रॉथिंग एक्शन, ताकि वो बुलबुले ना बने, ताकि गैस उसके अंदर कलेक्ट ना हो, ताकि गैस की आसानी से इवोल्यूशन हो सके। बोलो क्लियर बेटे? Yes, sir. ओके, तो ये लेबोरेटरी प्रेपरेशन है। अगली बार लार्ज स्केल प्रेपरेशन, लार्ज स्केल प्रेपरेशन बेटे, जब हम लार्ज स्केल प्रेपरेशन की बात करते हैं, ठीक, तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में जब इसको बनाएंगे बेटा हम, या तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर लेंगे, मार्बल को हीट कर लेंगे, बन जाएगा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंटली हम करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेटे, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है ये इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, बिना एयर की रेस्पिरेशन, ठीक। अगर हमारे पास ग्लूकोज हो C6H12O6, इसकी हम स्लरी बना लें, खूब सारा पानी डाल दें, खूब सारा, और इसके ऊपर एक एंजाइम डाल दें, ज़ाइमेस। Zymase is a specific enzyme for this. In the absence of oxygen, in the absence of oxygen, Zymase एक एंजाइम है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने ग्लूकोज की स्लरी में इसको डाल दिया है, तो ये इसको चेंज करता है इथाइल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। लार्ज स्केल प्रेपरेशन हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से करते हैं, इसमें अल्कोहल भी बनी, एक्चुअली ये यूज होता है फॉर एल्कोहलिक, अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट हमारे को यहां से मिल सकती है, ठीक है जी। सो लार्ज स्केल में कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहां से बनानी चाहिए। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेपरेशन सारी समझ में आई कि नहीं? जल्दी यस करना। Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हर बार की तरह पहले प्रेपरेशन और फिर क्या होती है स्ट्रक्चर, तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटे, अगर मैं वैसे देखता हूं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो मुझे समझ में आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा भी ना शॉर्टकट से, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड होती है। sp हाइब्रिडाइज्ड होगी तो उसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, इट शुड बी लाइक दिस। पर हमने क्या पाया कि जो एक्चुअल C2O बॉन्ड लेंथ, यानी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्चुअली इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो इसके बराबर नहीं है बेटा, इट इज नॉट इक्वल टू दिस। सो एक्चुअल CO की बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल टू CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, और उस गड़बड़ को हमने ऐसे ठीक किया, हमने कहा कि यहां पे रिजोनेंस होती है, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे
और फिर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। तो अगला जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आए हैं नेगेटिव हो गया, और ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड सी, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन दिए ट्रिपल बॉन्ड, यहां के इलेक्ट्रॉन चले गए आगे। हो तो इससे उल्टा भी सकता था, इधर वाला ट्रिपल बॉन्डेड होता और इधर वाला नेगेटिव होता। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसके। सो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन दीज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हालांकि वैसे देखने से हमें समझ नहीं आता कि इसमें रिजोनेंस होनी चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसको देखा तो हमने ये पाया कि इसकी बॉन्ड लेंथ एक्चुअली जितनी सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए उतनी बॉन्ड लेंथ इसकी नहीं है, which suggests that definitely there is resonance. देखो जी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठीक, इट इज अगेन अ कलरलेस, odorless, tasteless gas। ठीक है, कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस गैस है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि इट इज अ कलरलेस गैस, ओडरलेस गैस एंड टेस्टलेस गैस। ठीक है जी। स्लाइटली देखो बेटा, ये एसिडिक इन नेचर होती है। इट इज एसिडिक इन नेचर। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डालो तो ये बेसिकली कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वीक। ये टूटता रहता है, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है। इसीलिए बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, यूज्ड टू एरिएट आवर ड्रिंक्स। मतलब पेप्सी के अंदर, कोका कोला के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे ड्रिंक को एरिएट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें पानी होता है उसके अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से कार्बोनिक एसिड बनाता है विच इज नॉट स्टेबल। जैसे ढक्कन खोलोगे प्रेशर कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, बबलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इट इज यूज्ड टू एरिएट आवर ड्रिंक्स। बट बेटे क्योंकि ये एसिडिक है, इसलिए किसी भी बेस के साथ इजीली रिएक्ट करती है। इट कैन रिएक्ट विद द बेस वेरी इजीली। ठीक, रिएक्शन विद बेस, क्योंकि एसिड है तो बेस का रिएक्ट करेगी। जैसे NaOH, NaOH एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाओ, बेटा याद होगा एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। यही होता है कि नहीं? एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। तो भैया एक तो लिख दो वाटर, बाकी जो बचा कुचा है वो सॉल्ट, और वो बन गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक, बहुत सिंपल। इसको ऐसे लिख के वाटर निकाल दो, बाकी बचा हुआ जोड़ के लिख दो, तो अपने आप पता चल जाएगा, रट्टा थोड़ी मारना है। लेकिन बचपन से हमें एक चीज पढ़ाई जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड मिल्कीनेस सून डिसअपियर्स। बचपन से हम ये चीज पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड मिल्कीनेस सून डिसअपियर्स।
देखो बेटे, हमारे पास लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास बनता है कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस दैट ऑफ वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, ये जो इसी वजह से मिल्कीनेस आ जाती है, इसी वजह से मिल्कीनेस आ जाती है। और एक्सेस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल, टूट जाएगा तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। Therefore, milkiness disappears. So, carbon dioxide turns lime water milky, and milkiness soon disappears. क्यों बेटा? क्योंकि जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाओगे तो ये बेस है, ये एसिड है, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बना कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्कीनेस देगा। एक्सेस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में इट विल गिव अस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इट विल गिव अस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बोलो बेटे, ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब देखो बेटे, बेस तो अमोनिया भी है, बेस तो अमोनिया भी है। तो रिएक्शन विद अमोनिया, देखना बेटा, मैंने ना 2 अमोनिया लिए, रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 अमोनिया, और ये क्या बना, थोड़ा ध्यान दे देते हैं। देखो बेटे, अमोनिया जो होता है अगर वो ऐसे टूट जाए NH2 1 नेगेटिव और H1 पॉजिटिव, और दूसरा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होते हैं, दूसरा अमोनिया इस H पॉजिटिव को पकड़ सकता है और अमोनियम आयंस बनाएगा। तो यानी अगर 2 अमोनिया मैंने लिखे हैं तो उससे मेरे को 2 आयन मिलेंगे, NH2 1 नेगेटिव एंड NH4 1 पॉजिटिव। एक H देगा, दूसरा H लेगा, जो देगा वो NH2 1 नेगेटिव और जो लेगा वो NH4 1 पॉजिटिव। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अभी लिखा होगा कॉपी पे, अभी पीछे लिखवाया था मैंने, उसमें ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है कि नहीं? जहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया वहां एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। यानी कि जब ये जुड़ेंगे तो NH2 बीच में जुड़ा कार्बन डाइऑक्साइड NH4 ये बन गया। यानी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ऐसे इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट। बेटे किसी ने भी इस तरह से समझाना ही नहीं है कि एक टूटा क्यों, बना क्यों, सीधे लिखना दिस प्लस दिस गिव्स अस दिस, बात खत्म। मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि इसमें एसिडिक, देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है। पढ़े हो ना बचपन से, मैंने 4-5 बार पढ़ाया तुम्हें कि एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास 4 तरह के होते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ये चारों के चारों क्या होते हैं? एसिडिक। तो यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक है और दूसरा अमोनिया अपने आप बेस है।
तो एक अमोनिया एसिड की तरह वर्क कर रहा है, दूसरा अमोनिया बेस की तरह वर्क कर रहा है। इसने H पॉजिटिव लिया, इसने H पॉजिटिव लिया, तो दो आयन बन गए। कार्बन डाइऑक्साइड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ के ऐसे अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर बट आपने तो बोला था सर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो हमारे होते हैं सर वो एग्जिस्ट नहीं करते, हमारा सिर्फ रेजोनेटिंग हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। हाँ बिल्कुल बेटे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ क्या बता रहा हूं कि उसमें पार्शियल चार्जेस डिवेलप हो जाते हैं ना बेटा। एग्जिस्ट नहीं करते, पार्शियल चार्जेस इसीलिए डिवेलप होते हैं ना पुत्र। यस सर। तो पार्शियल चार्जेस जो डिवेलप हुए उसी की वजह से अट्रैक्शन हुई मेरे प्यारे बच्चे। ओके सर। अब जब हम इसको हीट करेंगे, देखो बेटा एक अगला फंडा सीखना, जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा कंपाउंड देखो जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो। जिंदगी में कोई भी ऐसा कंपाउंड देखो जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, तो हीट करके हमेशा पहले वाटर निकाल देना। तो हीट करके हमेशा पहले वाटर निकाल देना। इसको हमने हीट किया, वाटर निकल गया, NH2CONH2 यानी यूरिया की प्रोडक्शन हो जाएगी। प्रोडक्शन किसकी हो जाएगी? यूरिया की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम कार्बामेट व्हिच गिव्स अस यूरिया, एक और वाटर इज गिवन आउट। तो ऐसे यूरिया की प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत काम आता है बेटा। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? Yes, sir. तो ऐसे इसके रिएक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं? इसके रिएक्शन बेस के साथ कर सकते हैं। तो ये एसिडिक है, NaOH के साथ सॉल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट, अमोनिया के साथ अमोनियम कार्बामेट व्हिच इज हीटेड टू गिव अस यूरिया। देखो बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिसॉल्व करता है, ठीक। और जैसा कि नवदीप ने पहले भी तुम्हें क्लियर किया, तो मैंने भी तुम्हें क्लियर करने की कोशिश की कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, ये दोनों अगर मिलेंगे तो बेटे फाइनल रिजल्ट दैट इज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक। जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की थोड़ी तो कम हो जाएगी। अगर ज्यादा ये बन जाए तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म भी हो सकती है, बंदा मर भी सकता है ना, ठीक। पर मजे की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड होनी भी जरूरी चाहिए, इट इज अ नेसेसरी इविल, होनी भी जरूर चाहिए। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में मर जाएंगे, बिना कार्बन डाइऑक्साइड में भी मर जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि बेटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो बेटा प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे, प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो तुम क्या खाएंगे? वैसे ही मर जाएंगे। समझ में आई? ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक प्लस दैट ऑफ वाटर in the presence of carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll and light gives us glucose and lots of energy। यानी ग्लूकोज देता है बेटे बेसिकली प्लांट्स, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट इसी से खाना बनाते हैं, उसी को हम खाते हैं। मान लो एटमॉस्फेयर से खत्म कर दो तो क्या होगा? जिंदा रह पाएंगे। और ज्यादा कर दो तो क्या होगा? जिंदा रह पाएंगे। चाहिए जरूर, थोड़ी चाहिए, इसलिए इट इज अ नेसेसरी इविल। बोलो बेटे क्लियर ये भी? Yes, sir. Yes, sir. नाउ बेटे वेरी गुड, शाबाश बच्चों। नेक्स्ट बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए, सॉलिड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस। और इसको ड्राई आइस को हम कार्ड आइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्ड आइस। इसका बेटे जी हमारे पास जो नेम है
यू कैन से बेचने का जो नाम है, ठीक, वो है ड्राई कोल्ड। तो ड्राई कोल्ड बोलो, ड्राई आइस बोलो, कार्ड आइस बोलो, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाउ व्हाई इट इज ड्राई आइस? ये ड्राई आइस होती क्यों है बेटा? बिकॉज इट सब्लिमेट्स, ये सीधे सब्लिमेट कर जाती है, ये कभी लिक्विड फॉर्म में आती नहीं, इट डायरेक्टली सब्लिमेट्स, डायरेक्टली सब्लिमेट कर जाती है बेटा, ये कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, इट डायरेक्टली सब्लिमेट्स, ठीक है जी, डायरेक्टली सब्लिमेट कर जाती है कभी भी। तो इट डज नॉट, जब लिक्विड ही नहीं बनेगी तो किसी भी पेपर को, किसी भी क्लॉथ को ये कभी भी गीला नहीं करेगी। डजंट वेट द सरफेस, डजंट वेट द सरफेस, जिस सरफेस पर रखा उसमें उसको ये गीला नहीं करेगी, ठीक है। इस वजह से बेटा हमारे पास इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस, एंड दिस इज यूज्ड एज, बहुत ठंडी होती है तो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होती है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ठीक जी। तो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। Sir, it is clear. ओके, अब देखो बेटे हमारे पास व्हाट विल बी द यूजेस, व्हाट विल बी द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं ये समझ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझ लिया, उसके चंद रिएक्शन जो कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो सारे समझ लिए। अब बात करेंगे यूज, और दो चार चीजें वहां पे भी समझेंगे। यूज, पहला used, it is not a supporter of combustion, supporter of combustion, यानी ये जलाने में कोई मदद नहीं करती, neither itself undergo combustion, I'm sorry, ना जलती है ना जलाने में मदद करती है, it does not burns itself and does not help in combustion, thus used as fire extinguisher, fire extinguisher, आग बुझाने का काम। जैसे आजकल सभी जगह जो भी ऑफिस में जाओ लाल से सिलेंडर लगे होते हैं, ठीक, जिनको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। वो आग बुझाते कैसे हैं, क्या फंक्शन क्या है उसका? जनरली उनमें मैक्सिमम में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, along with some H2SO4 in a bottle, ठीक। जब कहीं आग लगती है हम उसको उल्टा करके उसकी नोक को दबाते हैं, जिससे H2SO4 वाली बॉटल टूट जाती है, या उसके अंदर एक पिन होती है उसको रिलीज करते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं ना, पिन रिलीज करेंगे और वो बॉटल जो होती है H2SO4 की वो टूट जाती, खुल जाती है, और ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके ऑब्वियसली हमें Na2SO4 मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। आई एम नॉट बैलेंसिंग क्योंकि इसकी रेशियो अलग अलग है, ठीक, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इसलिए उस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जैसे हम उसका नोब दबाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है फोम की तरह, झाग की तरह, और जहां पे भी आग लगी होगी, ठीक, उसके ऊपर ये फोम इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी हो जाने से ये उससे ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, और ऑक्सीजन के बिना आग कभी भी नहीं जलती, तो इसलिए यहाँ पे ये आग बुझ जाएगी। ऐसे करके इसने आग के आसपास क्या बना दिया, फोम बना दी, फोम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे एयर की सप्लाई रुक गई, एयर की सप्लाई रुकी, आग बुझ गई। तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह ये यूज होती है। तो इट इज खुद जलती नहीं है, जलने में मदद करती नहीं है, ठीक। तो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होती है, पहली बात। दूसरी बात, यूज्ड इन
एरिएशन या एरिएशन यूज टू एरिएट आर ड्रिंक्स। ठीक, जो हमारे ड्रिंक्स है अभी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक, उसको एरिएट करने के लिए यूज होती है। उसमें व्हाट यू कैन से एरिएट आवर ड्रिंक्स। पेप्सी बनाने के लिए काम आएगी। इट इज यूज टू एरिएट आवर ड्रिंक। ठीक है जी, एरिएट लिखते हैं लिखने में तो। तीसरी बात यह है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट अंडर द नेम ऑफ ड्राई आइस। यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट as dry ice। चौथी बात यह है बेटा, इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल ब्रीदिंग में कार्बोजन देते हैं। यूज्ड इन कार्बोजन। जैसे बेटे अभी आपको पता है सारे चीजें ऑक्सीजन की कमी हो गई, सारे बोल रहे ना हाँ जी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या प्योर ऑक्सीजन होती है? नहीं बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर में कार्बोजन होते हैं। कार्बोजन में 95% बेटे ऑक्सीजन होती है और 5% बेटे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है जी, तो इस वजह से बेटे हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड ओवर हियर। ठीक है जी, तो चौथी बात भी क्लियर हो जाती है। अगली बात, above its critical temperature, above its critical pressure, क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, above its critical pressure it is used to dissolve organic compounds, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं अबव इट्स क्रिटिकल प्रेशर। उसको सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। समझ में आई बात? जैसे कैफीन वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, कैफीन जो है, कैफीन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाहर निकालना है। ठीक, तो उसके लिए सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बेटा। So these were the uses of carbon dioxide। तो उम्मीद करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कैसे बनती है, क्या तरीका होता है और क्या क्या यूज है, ये इसके क्लियर हो गए। ठीक है बच्चों? Yes, sir. देखो वैसे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मेरे पास रह गया, सिलिकेट्स, और जितना टाइम बचा उसमें कंप्लीट वो होंगे नहीं, सिलिकेट्स नहीं होंगे मेरे पास कंप्लीट ना उतने टाइम में। कोई बात नहीं, सिलिकेट्स मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा आपको। ठीक, अभी हम अगली बात करेंगे। अब हम एक और चीज की बात करते हैं, C3O2। बहुत ही कम देखा होगा आपने ये, इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड, इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है जी, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। बहुत कम लोगों ने इसको देखा होगा। बेटे इसकी प्रेपरेशन जो होती है, ये मेलोनिक एसिड करके एक एसिड होता है जिससे बनाया जाता है। अब सर ये मेलोनिक एसिड क्या होता है ये बता दो यार। बेटा दैट इज एक्चुअली COOH, CH2, COOH। बहुत सिंपल बात है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मेलोनिक एसिड बोला जाता है। यानी एक ही कार्बन पे 2 COH। बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा, H, COH, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। यही हुआ ना भाई। अब इसको हमने डिहाइड्रेट करना है,
यानी इसका वाटर निचोड़ना है, तो P2O5 इज अ वेरी वेल नोन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बेटे यहां से हमने निकालना है वाटर, ठीक, क्लियर, और एक वाटर निकालना है यहां से। 2 वाटर निकल गए, बचा क्या, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO, दैट इज C3O2, और बाहर निकल गए 2 वाटर। तो ऐसे कार्बन सब ऑक्साइड को बनाया जाता है, कार्बन सब ऑक्साइड को ऐसे बनाया जाता है। कार्बन सब ऑक्साइड इज कलरलेस, फाउल स्मेलिंग, इसकी स्मेल अभी तक कार्बन के कंपाउंड की कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन अब ये फाउल कलरलेस फाउल स्मेलिंग गैस होती है, ठीक, इसकी गंदी स्मेल होती है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp स्ट्रक्चर लीनियर है, ठीक, और पॉलीमराइज एट रूम टेम्परेचर टू गिव येलो सॉलिड, ठीक, पॉलीमराइज एट रूम टेम्परेचर टू गिव येलो सॉलिड, और पॉलीमराइज एट हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइज कर दो तो रेड एंड पर्पल कलर का सॉलिड होता है, रेड एंड पर्पल सॉलिड, ठीक, पॉलीमराइजेशन होने के बाद। बाकी कुछ नहीं, यूज में कोई खास बात है नहीं बेटा, यूज में कोई भी खास बात है नहीं, सिर्फ इसमें से वाटर निकाला था, तो अगर इसमें वाटर डाल दो तो मेलोनिक एसिड बन जाता है। वाटर निकाला था मेलोनिक एसिड से, तो कार्बन सब ऑक्साइड बना था, वाटर डाल दो तो मेलोनिक एसिड वापिस मिल जाएगा। वहीं पे अमोनिया से रिएक्ट करवा दो, क्योंकि हल्का सा एसिडिक ये भी रहेगा, ठीक, तो अमोनिया से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर HCl से रिएक्ट करवा दो तो बेटा CH2COCl यहां, COCl यहां, इसको मेलोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, मेलोनाइल क्लोराइड। ये इसके 1-2 रिएक्शन है विच आर इंपॉर्टेंट, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अमोनिया के साथ बोल रहा था मैं, तो जहां पे Cl लगाया हो वहां पे NH2 लगा दो, ज्यादा कुछ है ही नहीं है। NH2 CO CH2CO NH2, लो जी। एनी डाउट्स अबाउट दिस? बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. So this was compounds of carbon. अब रह गया compounds of silicon, और उसके बाद आपकी +1 खत्म, फिर +2 शुरू। तो नेक्स्ट क्लास में we will be starting +2 बेटे, ठीक, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। बट उससे पहले आधा घंटा लगेगा मेरे को सिलिकेट्स और सिलिकॉन करवाने में। सिलिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बेटा जिस तरह से मैं करवा दूंगा ना तुम्हें सिलिकेट्स, अगर कोई शॉर्टकट वैसा बता देगा तो मेरे को बता देना कि सर फलां बंदे ने भी आपकी तरह शॉर्टकट बताया था, जो बोलोगे करूंगा मैं, ठीक। Sir, चलिए मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स लॉट फॉर टुडे। sir, हाँ जी बेटे। सर मेरा एक डाउट था कि आपने प्रेपरेशन नहीं, आपने पहले बताया था कि एक मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो सर CO2 प्रोड्यूस होती है। तो सर हम उसको एज अ CO2 के प्रोडक्शन मेथड में क्यों नहीं यूज करते? जस्ट अ सेकंड बेटे, मैं आपके क्वेश्चन तक दोबारा आता हूँ, मैं थोड़ा सा उलझ गया, कहीं गलती